एक्सरसाइज 6.5 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 गिवन है। और जो फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो हमारा जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 2/5 गिवन है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमको फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने से पहले ये जो 2/5 प्लस 2/5 है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 4/5 आएगा एलसीएम वगैरह लेके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम मालूम करते हैं तो इसको राइट से उठा के लेफ़्ट की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 4/5 माइनस 1/2। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका चाहे वो 2/5 प्लस 2/5 का आंसर 4/5 लिख दिया। तो अब जो है जब हम इसको राइट से उठा के लेफ़्ट पर लेकर गए तो 1/2 जो लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव हो गया। तो इससे अगर मैं 5 और 2 का एलसीएम ले लूँ तो वो 10 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 टाइम 2 इज़ 8 और 5 टाइम 1 इज़ 5, जिससे हमारा आंसर बना 3/10। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 5/8 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 गिवन है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इनका सम जो है वो 1 के बराबर होगा। इस फार्मूले के ज़रिए से चूँकि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की बजाय हमने यहाँ पे 5/8 लगा दिया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5/8, और 1 माइनस 5 से हमारे पास आंसर आता है 3/8। अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करके हम अपना जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको गिवन है 3/4 के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमने निकाली है 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3/4, 1/2 प्लस 3/8, इसका एलसीएम 8 हो गया। एलसीएम 8 को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4, 4 टाइम 1 इज़ 4, और 8 को अगर हम 8 पर डिवाइड करें तो 1, 1 टाइम 3 इज़ 3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू बनती है 3/4 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 7/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बनेगी 7/8 माइनस 3/4। इसका एलसीएम हमारे पास 8 आ गया, और 7 एज इट इज़, 4 टाइम 2 इज़ 8, 2 टाइम 3 इज़ 6, तो आंसर बना 7 माइनस 6 1/8। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, हमें वैल्यू मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो इसके लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इनका सम ले लूँ तो फार्मूले के मुताबिक ये 1 के बराबर होगा। तो किसी भी सेट का जो है प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और यही हमको मालूम करना है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमको क्वेश्चन के अंदर ही 3/4 की सूरत में गिवन है। तो मैं अगर यहाँ पे 3/4 लगा दूँ तो 3/4 को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करने की सूरत में मुझे मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 1 - 3/4। और 1 - 3/4 को अगर हम सॉल्व करें तो 4 - 3 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करें ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लिहाजा इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। अब जो वैल्यूज़ हमको गिवन है उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको 0.6 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमको 0.5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमको फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हमारे पास ज़ीरो होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंटरसेक्शन बी का चूँकि कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ तो 0.5 हम इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1। तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस में। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, बैग कंटेन्स 30 टिकट्स, नंबर फ्रॉम 1 to 30, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a number selected at random is either odd or a square of an integer। तो सबसे पहले तो हम अपने जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलेट कर देते हैं। हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा वो हुआ 1 2 3 अप टू 30। हमारा जो फर्स्ट सेट है, सेट ए जिसको हम कहें कि जो है ऑड नंबर्स का, तो ऑड नंबर्स में हमारे पास आता है जी 1 3 5 और यूँ ये 29 तक जाएगा। ये 1 से लेके 30 तक के लिस्ट में जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उनको हमने टेबुलेट किया। उसके बाद जो हमारा सेट बी है वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो हम उन नंबरों को यहाँ पे टेबुलेट करेंगे जो कि स्क्वायर्स हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 जो कि इस रेंज से बाहर आ जाएगा, जो कि हमारी सैम्पल स्पेस की रेंज है। लिहाजा ये हमारा जो है वो सेकंड सेट बी हो गया। अब हमें जो है मालूम करना है द स्क्वायर ऑफ एट रैंडम इज़ ईदर ऑड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसमें फार्मूला लगा दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे इसमें ए इंटरसेक्शन बी को भी टेबुलेट करना चाहिए कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो ये जो दो सेट मैंने यहाँ पे लिखे उनमें मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट हैं, एक तो 1 है, 1 ऑड भी है स्क्वायर भी है, इसके अलावा 9 है जो कि ऑड भी है और स्क्वायर भी है, और उसके अलावा 25 है जो कि ऑड भी है और स्क्वायर भी है। तो 1 बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी हमारे पास ए के एलिमेंट्स की तादाद 1 3 5 to 29, ये बनेंगे 15 आउट ऑफ 30, क्योंकि हमारे पास 15 ऑड एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 30 तक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास बनी, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 30। और ये जो तीसरा सेट है इंटरसेक्शन बी, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 9 और 25, यानी कि जो ऑड भी हैं और स्क्वायर भी हैं, तो इनकी तादाद है 3 आउट ऑफ 30। तो इन सब के डिनोमिनेटर बराबर हैं, लिहाजा आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 15 + 5 20, 20 - 3 17, तो 17 आउट ऑफ 30 जो है ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन अलजेब्रिक टेस्ट इज़ 8/9, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इट। तो हमें पता है कि किसी सेट ए की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जब इन दोनों को ऐड किया जाता है
तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो अगर सेट ए पासिंग है तो ए कॉम्प्लीमेंट उसकी फेलिंग हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमको 8/9 गिवन है, और हमें ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना देते हैं, 8/9 को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, जिससे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 9 एलसीएम, 9 1 ज़ा 9, 9 - 8, तो आंसर आ गया 1/9। लिहाजा फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 9 है, अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन अ 2 डाइस एक्सपेरिमेंट गिवन फर्स्ट डाइस शो 4, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाइस शो नंबर ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी सैम्पल स्पेस बना देते हैं। सैम्पल स्पेस के मुताबिक चूँकि पहला जो आउटकम है या रिज़ल्ट है वो फिक्स हो गया कि वो 4 है, तो 4-1 हो सकता है, 4-2 हो सकता है, 4-3 हो सकता है, इस तरीके से 4-4 हो सकता है, 4-5 हो सकता है, और 4-6 हो सकता है। ये तो हमारी सैम्पल स्पेस हो गई, क्योंकि 4 को हमने पहले रिज़ल्ट के तौर पर फिक्स कर दिया। अब जो हमारा फेवरेबल इवेंट है या आउटकम है, उसमें नंबर जो है सेकंड वो 4 से ग्रेटर आना चाहिए। तो हमारे पास ये दो रिज़ल्ट ऐसे हैं जिनमें जो सेकंड रिज़ल्ट है वो 4 से ग्रेटर आ रहा है। लिहाजा 4,5 और 4,6 ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारे पास होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम में जो हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है वो है 2, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, और सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो तादाद है वो है 1 2 3 4 5 6। तो 2/6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 1/3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ नीदर रेड नॉर किंग। इसके सोल्यूशन में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेट है जो कि रेड है, तो हमारे पास 52 के पैक में जो दो कलर्स हैं वो रेड के होते हैं, लिहाजा आधे जो हैं वो हमारे पास रेड हुए। तो 26/52 हमारे पास पहले सेट की प्रोबेबिलिटी हो गई, जो कि 1 आउट ऑफ 2 है। और जो दूसरा सेट है कि वो किंग ना हो, तो अगर हम उसको सेट बी कह लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये 52 के पैक में 4 किंग्स होते हैं, तो 4 आउट ऑफ 52, जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/13। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2 और किंग्स की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 52, क्योंकि 52 के पैक में हमारे पास हर जो 4 कलर्स हैं हर कलर में एक एक किंग होता है। तो 4 आउट ऑफ 52 1/13। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो किंग्स ऐसे हैं जो कि रेड भी हैं, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद आती है वो 2 आती है। तो 2 आउट ऑफ 52 विच इज़ इक्वल टू 1/26। लिहाजा अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये तीनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/26। इसका एलसीएम हमारे पास 26 हो गया। 2 13s are 26, 13 2s are 26 और 26 1s are 26। तो हमारे पास 13 + 2 14, 13 + 2 15, 15 - 1 14, 14/26। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 7s are 14 और 2 13s are 26। तो 7/13 प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो हमारे पास या वो रेड होगा या किंग होगा। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि ना वो रेड हो और ना वो किंग हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। किसी भी सेट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया, जिसकी वैल्यू 7/13 है। तो मैं यहाँ पे 7/13 की वैल्यू लिख देता हूँ।
अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर मालूम करें, इसको सब्जेक्ट एज फार्मूला बनाएं, तो ये 7/13 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 13 हमारा एलसीएम हो गया 13 - 7, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गई 13 - 7 6/13। इसका मतलब यह है कि ना ही हमारा निकाला गया कार्ड रेड हो और ना ही वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/13 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से हमने जो 2 डाइस रोल किए हैं उसके हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। दैट सम इज़ नीदर 7 नॉर 11। तो पहले तो हम सेट ए का जो हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं उनको टेबुलेट कर देते हैं कि सम अगर हमारे पास 7 आए तो उसका एक केस 1 6 हो सकता है, दूसरा हमारे पास 2 5 हो सकता है, तीसरा हमारे पास 3 4 हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम इनका रिवर्स लेना शुरू कर दें तो 4 3 हमारे पास हो सकता है, 5 2 हो सकता है और 6 1 हो सकता है। ये वो केसेस हैं जिनमें हमारे पास दोनों डाइस का जो सम है वो 7 आएगा। अगर हम दूसरा सेट ले लें जिसमें हमारे पास सम जो है वो 11 आना चाहिए, तो उसमें हमारे पास केस बनता है एक 5 6 का और दूसरा 6 5 का। तो अब इनमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास नल सेट आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 0 हो गई। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालता हूँ तो फार्मूले के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के हिसाब से हमारे पास जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट्स की तादाद है 6, तो 6 आउट ऑफ और टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं वो 36 होते हैं। जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं 1 1 1 2 1 अप टू 1 6, देन 2 1 2 2 अप टू 2 6 और फाइनली इस तरह से 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो 36 एलिमेंट्स जो बनते हैं, तो 6 आउट ऑफ 36 पहले सेट की प्रोबेबिलिटी, सेट बी की प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 आउट ऑफ 36, और चूँकि इंटरसेक्शन भी है दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के हिसाब से हमारे पास आंसर आया 6 + 2 8 8/36, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर, हम डायरेक्टली इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ना वो 7 हो और ना वो 11 हो, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा। किसी भी सेट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि अभी हमने फाइंड की 8/36 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूँ। सो 1 - 8/36, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये बनेगा मेरे पास 4 × 2 = 8 एंड 4 × 9 = 36। अगर 8 और 36 को हम सिंप्लीफाई करें तो इससे मेरे पास 9 एलसीएम हो गया, 9 - 2 विच इज़ 7 आउट ऑफ 9। इसका मतलब ये है कि हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ना हमारा सम 7 आए और ना हमारा सम 11 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अजमल एंड बुशरा appears in an interview, probability of their selection is 1/7 and 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अजमल है वो है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा की जो सिलेक्शन है वो है 1/5। तो अगर बोथ सेलेक्ट हो जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब चूँकि दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का वही इनका आंसर होगा। तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 दैट इज़ इक्वल टू 1/35। लिहाजा दोनों की सिलेक्शन हो जाए, इसका हमारे पास चांसेस 1 आउट ऑफ 35 है। क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है कि ओनली 1 इज सिलेक्टेड, तो इस सूरत में हमारा जो आंसर है यानी कि अगर हमारे पास अजमल सेलेक्ट हो और बुशरा सेलेक्ट ना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, या अगर बुशरा सेलेक्ट हो तो अजमल सेलेक्ट ना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, अजमल की सिलेक्शन के चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 7
और बुशरा के सिलेक्शन के चांसेस है 1/5, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 1/5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बुशरा है उसकी सिलेक्शन के चांसेस है 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/7 जो है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। इससे हमारे पास 4/5, तो हमारे पास इससे वैल्यू बनती है 4/35 प्लस 7 माइनस 1 6 और 6/35, तो 4/35 प्लस 7/35 इज इक्वल टू 10/35। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 10/35 से 2/7 आंसर आता है। तीसरा हिस्सा है कि दोनों में से किसी की भी सिलेक्शन ना हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर अजमल हमारे पास सेलेक्ट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है 1 माइनस 1/7 विच विल बी इक्वल टू 6/7। और बुशरा सेलेक्ट ना हो तो बी कॉम्प्लीमेंट की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 6 टाइम 4 इज़ 24 डिवाइड बाय 35, सो 24/35। जो चौथा हिस्सा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यानी कि ए या बी में से कोई भी सिलेक्ट हो जाए, तो ये उनके प्रोबेबिलिटी के यूनियन की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो अजमल है उसकी सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 1/7, बुशरा की प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन है 1/5, और इन दोनों के जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में निकाली है वो है 1/35। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 35 मेरा एलसीएम हो गया, 7 टाइम 5 इज़ 35, 5 टाइम 7 इज़ 35, एंड 35 को 35 पे डिवाइड करते हैं 1 इंटू 1 1, तो 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 1 11, 11/35 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस। तो हमारे पास जो टोटल फ्रूट्स की तादाद है वो हो गया 30। इसमें जो एप्पल्स की तादाद है वो है 20, और इसमें जो ऑरेंजेस की तादाद है वो हो गया 10। अब इसमें जो हमारे पास 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस डिफेक्टिव हैं, लिहाजा नंबर ऑफ गुड एप्पल जो है वो हो गया 20 में से 5 निकाल दें तो 15, और नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस जो हो गया वो हो गया 10 में से 3 को निकाल दें तो 7। अब हमें जो 2 एप्पल्स चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ अ पर्सन टेक्स 2 एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एप्पल एंड आर गुड। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जब हम फ्रूट निकालें तो वो एप्पल हो, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारे पास आती है वो आती है 20c2 ओवर 30c2, यानी कि आपने जो निकालने हैं वो एप्पल हो दोनों, तो वो उसका कॉम्बिनेशन 20c2 हो गया, और जो हमारे पास टोटल फ्रूट्स की तादाद सैम्पल स्पेस में वो है 30, तो 30c2। तो अब इसमें से 20c2 को जब 30c2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कैलकुलेटर से 190 डिवाइड बाय 135। और दूसरा जो हमारा इवेंट है कि हमारे पास जो हम निकालें हैं वो गुड एप्पल होना चाहिए और एप्पल भी होना चाहिए। सिर्फ गुड की फ़िलहाल हम बात करते हैं, यानी कि हमारा जो फ्रूट है वो ठीक हालत का होना चाहिए। तो हमारे पास जो गुड वाले फ्रूट्स हैं उनकी तादाद है 15 प्लस 7 22, लिहाजा 22c2 डिवाइडेड बाय 30c2। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास 30 एलिमेंट्स, और जो हमारे पास ठीक वाले फ्रूट हैं उनकी तादाद 22 हो गई, क्योंकि 15 और 7 मिल के जो हमारे पास अच्छे फ्रूट्स की तादाद है वो 22 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 5 एप्पल ख़राब हैं और यहाँ पे 3 ऑरेंजेस ख़राब हैं। इसको अगर हम कैलकुलेटर से निकालें
तो 231 ओवर 435, जिसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, स्मूथली सिंप्लीफाई करें तो 77 ओवर 135। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ये 435 है, नॉट 135। इसके बाद हमें जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये कि हमारा जो फ्रूट है वो एप्पल भी हो और गुड भी हो, लेकिन उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी यानी कि हमारे पास जो एप्पल्स हैं, जो फ्रूट निकाला जाए वो एप्पल भी हो और गुड भी हो, तो उसकी हमारे पास जो तादाद बनती है वो गुड एप्पल्स की तादाद यहाँ पे बन रही है 15, कि वो एप्पल्स भी हों और गुड भी हों। वैसे तो हमारे पास टोटल तादाद जो एप्पल्स की है वो 20 है, लेकिन उसमें जो ठीक वाले एप्पल्स हैं वो 15 है। तो ये बनेगा 15C2 डिवाइडेड बाय 30C2। तो 15C2 डिवाइड बाय 30C2 से हमारे पास बनता है जी 105 डिवाइडेड बाय 435। अब अगर हम अपने फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि हमारा जो ए यूनियन जी, उसका अगर हम फार्मूला लगाएं कि हम जो फ्रूट निकाल रहे हैं दो, वो एप्पल भी हों और गुड भी हों, तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। तो ये बनता है जी, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 190 और 435, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 77 ओवर 135 या 231/435, एक ही बात है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी जो हमने निकाली है वो निकाली है 105 और 435। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये बनता है 316 ओवर 435।